राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। यह मेरे डिक्लेरेशन है। मैं आरसी धीमान, निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश, यह घोषणा करता हूं यह कि मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था विश्वास रखता हूं। यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूं। यह कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार, क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा का प्रबल समर्थन करता हूं। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोझ कराने के उद्देश्य से निशुल्क बिना किसी आर्थिक ये लाभ इमली है के क्या? जनहित में विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, पूर्व एमएलसी उत्तर प्रदेश सरकार एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के वहाँ तो मैं लगन कर रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बीएस बौद्ध जी, मतलब तो बड़ा कुछ करा रहिएगा। आज की इस क्या वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं जून में एक महीना जून एडवोकेट महीना सिद्धांत गौतम जी और संचालन महीना कर रहे हैं माननीय सुखदेव प्रसाद बौद्ध ये जी, महीने चल गया, अगला महीने मई जून जुलाई प्रदेश चली फिर सचिव जून चली। उत्तर प्रदेश। महीने बाद देखो वो चुड़िया इन्हें दिखा है नामक साथ आई था। वो का दुर्गा ना भाव है तुम्हारा भी दुर्गा उसका वाला क्या उसका दुर्गा नाम है। तुम्हारे जैसे यहाँ कि दुर्गा नाम हमारे यहाँ ये आज की जो संवैधानिक वेबिनार है, इस संवैधानिक वेबिनार में अधिकारों की बात और उन अधिकारों की बात जो है सामने है, जो फंडामेंटल राइट्स कहे जाते हैं। तो ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 32 तक हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, मतलब बता चुके हैं। और ये जो है हमारे मौलिक अधिकार है। ये ऐसे अधिकार हैं जिनके बिना मनुष्य का जीवन जीना संभव ही नहीं है। अगर इन अधिकारों में से एक भी अधिकार को छीन लिया जाए तो मनुष्य का जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है। ये ऐसे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, जिनके संबंध में एक बात स्पष्ट है कि अगर इन अधिकारों को महत्वपूर्ण बना करके न रखा जाए तो फिर इन अधिकारों का वायलेशन हो जाएगा। अब भारत के संविधान के अंदर बहुत सारे अधिकार हैं और उन अधिकारों में कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकार हैं।
जिनको इस तरह से संविधान के अंदर रखा गया है कि उनको किसी भी प्रकार से कोई क्षति ना पहुंचाई जा सके। ऐसे अधिकार जो हमारे जीवन को जीने के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो भारत के संविधान के अंदर भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 जो राज्य की परिभाषा को व्यक्त करता है, राज्य कौन है इसकी परिभाषा को व्यक्त करता है। अनुच्छेद 13 विधायिका के अधिकारों को सीमित करता है और ये कहता है कि विधायिका ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम कर देता हो। यानी कि अनुच्छेद जो है 13 विधायिका के अधिकारों को एक सीमा के बाद रोक देता है कि आप विधायिका हैं, लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई संसद है या विधानसभा है, परंतु ये जो अधिकार है भाग 3 में, इन अधिकारों से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एक तरीके से अनुच्छेद 13 में उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध शब्द उचित नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि विधायिका के द्वारा भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण न किया जाए, इसलिए उन्हें परिसीमित किया गया है और लिखा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को छीन लेती हो या व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को न्यून कर देती हो। व्यक्तियों के साथ साथ व्यक्तियों में नागरिक भी शामिल है, भारत के नागरिक। ये बात दोनों के लिए है। और आर्टिकल 13 जो है विधायिका को के अधिकारों को परिसीमित करते हुए भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। दूसरी तरफ आर्टिकल 13(1) के अंदर यह भी व्यक्त किया गया है कि इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारत देश के अंदर ऐसे कानून, ऐसी रूढ़ियां, ऐसी प्रथाएं जो पहले विधि का बल रखती थी, कानून थी, जिनका समाज पालन करता था, जिनका राजा पालन करता था, ऐसे कानून, ऐसी रूढ़ी, ऐसी प्रथाएं, ऐसे नियम, ऐसे परिनियम भाग 3 के अंदर दिए गए मौलिक अधिकारों के विरुद्ध अगर हैं तो उनका स्टेटस शून्य होगा। मतलब वह विधि का बल नहीं रखते। इस तरीके से लाखों करोड़ों जो है मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां आरंभ में ही संविधान ने शून्य कर दी, जीरो कर दिया। एक तरीके से एक कानून आर्टिकल 13(1) ने भारत देश के अंदर मानवता विरोधी, समाज विरोधी, लोकतंत्र विरोधी जितने भी ऐसे कानून थे जो
भारत के नागरिकों या व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को छीन लेते थे, उन सब को जीरो कर दिया। द वैल्यू ऑफ दोज लॉज आर जीरो, शून्य। मतलब मतलब वो है ही नहीं। भारत के संविधान के आर्टिकल 13 ने बहुत बड़ा काम किया है। 14 में जो है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन टू इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। नहीं, राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह है महत्वपूर्ण अधिकार, इक्वलिटी, जिसे हम समता का अधिकार कहते हैं। जैसे परिवार के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं। अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा तो फिर लड़की भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई जानी चाहिए, ऐसा जो है यह कानून अपेक्षा करता है। यानी लिंग के आधार पर भेदभाव करना पसंद नहीं करता है। ये किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ है। ये कहता है सबको बराबर बराबर अधिकार मिलना चाहिए। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी है। आर्टिकल 15 भी जो है, जहां आर्टिकल 14 हमें समानता का अधिकार देता है, वहीं आर्टिकल 15 हमें ऐसे अधिकार देता है कि राज्य जब समानता के विरोध में काम करता है, इफ स्टेट वर्क अगेंस्ट द राइट टू इक्वलिटी, तो उसको कैसे रोका जाएगा। तो उसको आर्टिकल 15 के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत के नागरिकों के साथ धर्म, 8 तारीख का, मूल, 11 तारीख का। वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग इत्यादि के आधार पर स्टेट भेदभाव नहीं करेगा। इसी आर्टिकल के अंदर महिलाओं, पुरुषों और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण के प्रोविजन भी बनाया गया। इस तरीके से आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 जो हमें राइट टू इक्वलिटी देता है, कहाँ पे देता है? अवसर, नियोजन के मामले में, नौकरी के मामले में आपको समान अधिकार प्राप्त है। समान शिक्षा अगर मिलती है तो फिर समान अवसर का लाभ जो है एक निर्धन का बच्चा भी उठा सकेगा। आर्टिकल 16 जो कहता है कि किसी भी प्रकार के जो नियोजन है, एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, चाहे सरकारी नौकरियां हो चाहे प्राइवेट नौकरियां हो, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी सभी व्यक्ति को समान रूप से मौका मिलना चाहिए। फॉर्म भरने का मौका मिलता है, उसके बाद समान रूप से जो है रिटन टेस्ट देने का अवसर मिलता है, फिर समान रूप से मेरिट बनती है, फिर समान रूप से रिजल्ट डिक्लेयर होता है। धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव किए बगैर फिर उसके बाद जो है नियुक्ति मिलती है जो योग्य होता है। और ये जो कुछ भी मिलता है वो आर्टिकल 16 की वजह से ही मिलता है। लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि जो है राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। परंतु यह अधिकार जो संविधान की मंशा है
कि सभी लोगों को समान रूप से नौकरी का अवसर प्राप्त हो, अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो, उस समय विफल हो जाती है जब इक्वल एजुकेशन सिस्टम नहीं होता है। समान रूप से अवसर का लाभ तो तभी लोग उठा सकते हैं जब वह उनकी परवरिश भी समान रूप से हो। परवरिश से आशय ये है कि उनकी शिक्षा, उनका शारीरिक विकास, उनका बौद्धिक विकास, उनके आसपास का एटमॉस्फेयर सब समान हो, इक्वल हो। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द फूड एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्थ, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द वेल्थ। सभी प्रकार से जब किसी व्यक्ति को समान अवसर मिलता है तब वह आर्टिकल 16 का लाभ आसानी से ले सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसको बैलगाड़ी में बैठाल करके रेस करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप भी रेस में शामिल हैं, ये आप अपनी बैलगाड़ी से आइए, और किसी दूसरे व्यक्ति को एक BMW दे दी जाए हाई स्पीड, और फिर दोनों को ही जो है रन पे खड़ा कर दिया जाए कि यू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, आप दोनों को अवसर प्रदान किया जा रहा है, आप लोग दोनों दौड़ लगाइए, देखो बराबर का अवसर मिला, एक ही समय में दोनों दौड़ेंगे। तो निश्चित रूप से बैलगाड़ी वाला हार ही जाएगा, क्योंकि उसका जो साधन है वो बैलगाड़ी है, और जिसका साधन BMW है वह जीतेगा, क्योंकि दोनों के साधन में बड़ा अंतर है। इक्वल अपॉर्चुनिटी तो ठीक है, आर्टिकल 16 ने दिया, बट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द इक्वल एजुकेशन मिलना संभव नहीं, महंगाई के कारण मिलना संभव नहीं। प्राइमरी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में और पब्लिक स्कूलों में एजुकेशन सिस्टम में अंतर है। तो इसलिए आर्टिकल 16 जो भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि जो है भारत देश के नागरिकों को अवसर प्राप्त हो, और गरीब का बच्चा भी जो है पढ़ लिख करके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, क्लर्क बने, वकील बने, टीचर बने, ये सब बाबा साहब चाहते थे। और परंतु जो है इसका जो है बेनिफिट, अधिकार तो मिल गया, लेकिन अधिकार को प्राप्त करने के लिए इक्वल एजुकेशनल सिस्टम होना चाहिए, और शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। खाने के लिए अनाज निःशुल्क हो या ना हो, शिक्षा तो निःशुल्क होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का एक माध्यम है। तो ये जो आर्टिकल 16 के संबंध में मैंने बताया, 17 जो आर्टिकल है वह भारत देश के अंदर सामाजिक व्यवस्था, जो कि विगत कई वर्षों से संविधान के लागू होने से पूर्व और संविधान के लागू होने के बाद, ब्रिटिश सरकार के आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से पूर्व और ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद, भारत देश के नागरिक में एक ऐसा वर्ग जिसको दूसरा वर्ग
छूना पसंद नहीं करता। छूने से उसको परहेज है। छूने से उसको परहेज है। और यह छुआछूत का चलन 100 साल 200 साल नहीं, हजारों साल से जो है एक वर्ग को झेलना पड़ रहा है। वह वर्ग धन से कमजोर है। वह वर्ग तन से कमजोर है। वह वर्ग बुद्धि से कमजोर है। तन, मन, धन से कमजोर रखकर, कमजोर बनाए रखकर लगातार हजारों साल से लगातार जो है इस वर्ग को कमजोर बनाए रखकर इस पर अनटचेबिलिटी, छुआछूत की प्रणाली को बलपूर्वक मानने के लिए बाध्य किया गया। आर्टिकल से जो है 17 ने, भारत के संविधान ने उस व्यवस्था को नकार दिया। और आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत को समाप्त किया जाता है। और छुआछूत का आचरण करने वाले व्यक्तियों या नागरिकों के विरुद्ध आपराधिक मामला पंजीकृत किया जाएगा। It means behavior of the untouchability is a criminal offense। यही वो एक आर्टिकल है पूरे संविधान में जो दंडात्मक प्रकृति के भाव को लेके चलता है। सामाजिक दृष्टिकोण से जो है यह एक भाव प्रकट करता है कि समाज के अंदर जो वीकर सेक्शंस हैं उनके साथ छुआछूत का बर्ताव करना एक आपराधिक कार्य है, एक दंडनीय कार्य है। अब भारत के संविधान में इतना लिख देने से क्या हो गया कि यह कार्य दंडनीय हो गया और इसको इसके लिए दंड की व्यवस्था ही करनी पार्लियामेंट की मजबूरी हो गई। हमारा फोटो कहाँ है अब? तो जो है अनुसूचित जाति, फाइनली जो है बता रहा हूँ कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और सिविल प्रोटेक्शन एक्ट, ये कुछ ऐसे कानून जो है आर्टिकल 17 को दृष्टिगत रख के बनाए गए। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया, एक्ट बनाया गया आर्टिकल 17 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के कारण ये बनाया गया। और इसका प्रभाव ये हुआ, इस एक्ट का प्रभाव ये हुआ कि अनटचेबिलिटी का प्रचार, प्रसार और क्रियान्वयन करने वाले वर्ग के लोगों में इस अधिनियम का खौफ पैदा हो गया। और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को यह अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम प्रोटेक्ट करता है। विगत वर्षों में भारत देश के अंदर जब अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 से छेड़छाड़ का काम न्यायपालिका ने किया और डिसीजन के माध्यम से उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश की, या प्रभाव को कम करने का काम किया, चाहे वो सद्भावना पूर्वक ही किया गया हो। परंतु भारत देश के अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों में इस निर्णय के विरुद्ध क्षोभ पैदा हो गया, असंतोष पैदा हो गया और पूरे भारत देश के अंदर जो है
अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के समर्थन में आंदोलन हुए। उस आंदोलन का प्रभाव यह हुआ कि उस जन आंदोलन का प्रभाव यह हुआ कि भारत की पार्लियामेंट ने जो है उस अधिनियम, उस आदेश को, सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को के विरुद्ध जो है कानून बना करके उसको निष्प्रभावी किया। तो जब हम अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए पूरे देश में आंदोलन करते हैं, जिसकी उपज भारत के संविधान से हुई है, द बेस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट इज ऑरिजिन ऑफ SC/ST एक्ट। भारत का संविधान ही अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की उत्पत्ति का केंद्र बिंदु है। आर्टिकल 17 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को दृष्टिगत रखते हुए ये अधिनियम बनाना विधायिका के लिए अति आवश्यक था, और उसे दंडनीय बनाना। तो आर्टिकल 17, फिर 18, फिर 19 बहुत महत्वपूर्ण है। 19 में हमारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जॉन लॉक कहते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है और उसे किसी भी मानसिक या शारीरिक बंधन से बांध कर नहीं रखा जा सकता। मानसिक बंधन से आशय है मानसिक गुलामी। मस्तिष्क के अंदर ऐसे भाव पैदा कर देना कि बिना रस्सी से बांधे ही वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के या दूसरे समाज के कंट्रोल में आ जाए। मामला कंट्रोल का है, नियंत्रण का है। कौन किसके नियंत्रण में रहेगा, कौन किसकी अधीनता को स्वीकार करेगा, किसके अधीन रहेगा। अब अधीनता के विरुद्ध स्वतंत्रता का विचार उत्पन्न होता है, और भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में भारत के नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। जैसे कि आर्टिकल 19(1)(a) में बताया गया है कि राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन is your fundamental rights. You have a freedom to speak and expression. आपको भारत के संविधान के अनुच्छेद 1(a) में, यानी का में, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए और अपने शब्दों को बोलने के लिए कुछ शर्तों के तहत स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और उसी का उपयोग हम करके आज जूम ऐप पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस पैनल के माध्यम से बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त कर सके हैं। It is this right is protected and provided by our Indian Constitution, Article 19(1)(a). It means जो हम बोलते हैं वह बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हमें बोलने का अवसर न मिले, राइट टू स्पीक, अपॉर्चुनिटी फॉर द राइट टू स्पीक, तो फिर हमारी बात कहीं जा ही नहीं सकती। जिस तरीके से पशु होते हैं उनकी भाषा हम नहीं समझ सकते,
इसलिए वो अलग थलग होके कट जाते हैं। अलग थलग होकर के वो कट जाते हैं पशु, और उनकी भाषा हम नहीं समझ पाते। उसी तरीके से राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन के माध्यम से हम मानव समाज में, पूरी दुनिया के अंदर बोलने का अधिकार रखते हैं। भारत के संविधान के द्वारा जो हमें अधिकार प्राप्त हो रहा है, वो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत हो रहा है, जहां जहां तक हमारा देश का सीमा जाती है या भारत का प्रभाव है, आर्टिकल जो है 12 के अनुसार। परंतु जो दूसरे देश हैं, वहां हमारा क्या स्टेटस है? अन्य देशों में हमारा क्या स्टेटस है हमारे बोलने का, हमारे भाव को व्यक्त करने का? जैसे मुझे बड़ी खुशी हो गई तो मैं चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, आई एम फीलिंग प्लेजर, तो हम मुस्कुरा रहे हैं। आई एम थिंकिंग, फीलिंग प्लेजर, सो आई एम स्माइलिंग। तो स्माइलिंग इज आवर एक्सप्रेशन। जो मुस्कुराहट है वो हमारा एक अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है। हमारे चेहरे से एक्सप्रेस हो रहा है कि मैं खुश हूँ, या मुझे क्रोध आ रहा है तो मेरे चेहरे से पता चल रहा है कि मैं क्रोध में हूँ, या मैं इशारा करूं। ये सारी चीजें जो है, सारी की सारी एक्सप्रेशन में आती है, जो कि हमें मानवाधिकार, सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा 1948 को हुई, 10 दिसंबर 1948 को। मानव होने के नाते हमें कुछ मानवाधिकार प्राप्त हुए। जैसे कि हमें भारत के संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हुए हैं, उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर हमको हमारे मानवाधिकार प्राप्त हुए हैं। और ये वो मानवाधिकार हैं जो हमें मानव होने के नाते प्राप्त हैं। और जो आर्टिकल 19 है, 1A, राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन, वो हमें भारत के नागरिक होने के नाते प्राप्त है। दोनों में अंतर क्या है? कि भारत के संविधान में जो आर्टिकल 19(1) है, वह हमें इसलिए मिला है कि आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं भारत का नागरिक हूँ। इट मीन्स ये जो नागरिक हैं उनको स्वतंत्रता प्राप्त है। हम्म। तो दूसरे देश के लोग जब हमारे देश में आते हैं तो वो कैसे बोलेंगे और किस कानून के अंतर्गत बोलेंगे? और अन्य किसी देश में जो लोकतांत्रिक देश नहीं है, जहाँ संविधान नहीं है, जहाँ तानाशाही है, वहां पर हम कैसे बोलेंगे? तो वहां पे बोलने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर हमको 10 दिसंबर 1948 को जो मानवाधिकारों की घोषणा की गई है, उन घोषणाओं के अंतर्गत हमें यह अधिकार प्राप्त होता है। जो संविदाएं हुई हैं उनके तहत अधिकार प्राप्त होता है। आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संविदा, मानवाधिकारों की संविदाएं हुई हैं, जिसमें दुनिया के देशों ने जा करके संविदा की है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें हस्ताक्षर किए हैं और उस संविदा में लिखे हुए अधिकारों को अपने देश में लागू करने के लिए वचन दिया है इंटरनेशनल लेवल पर। तो उस संविदा और जो है ये घोषणा 10 दिसंबर 1948 को जो हुई, उसके अनुक्रम में हमें जो राइट टू स्पीक एक्सप्रेशन प्राप्त होता है, वहां पे हम बोलते हैं। हमें रिलीजियस राइट्स प्राप्त होता है, हम वहां पर अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं। हमें राइट टू मूवमेंट भी जो है भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 19(1) में प्रदान किया गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं।
जबकि भारत के अंदर जो है जाति के आधार पे गांवों का बसना, जाति के आधार पे गांव का बनाया जाना, जाति के आधार पर सामाजिक व्यवस्था, जाति के आधार पे आर्थिक व्यवस्था, जाति के आधार पे राजनीतिक व्यवस्था और जाति के आधार पे धार्मिक व्यवस्था, जाति के आधार पे सांस्कृतिक व्यवस्था बनी हुई थी और उसका प्रभाव भी था। परंतु उस प्रभाव का दुष्प्रभाव ये था कि अनुसूचित जाति के गांव के लोग दूसरे गांव में नहीं जा सकते थे। They have no right to move in that time because they were untouchable that time. But now in this Indian Constitution, it is providing equal right. We have a freedom to go anywhere. Anywhere means हम किसी भी जगह पे जाने की स्वतंत्रता रखते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की स्वतंत्रता, एक गांव से दूसरे गांव में जाने की स्वतंत्रता, एक शहर से दूसरे शहर में जाने की स्वतंत्रता, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने की स्वतंत्रता, पूरे भारत देश में अबाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता हमें भारत का संविधान देता है। इसी तरीके से संगठन बनाने, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता भी देता है। ये स्वतंत्रताएं हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इन स्वतंत्रताओं को अगर छीन लिया जाए तो फिर व्यक्ति परातंत्र हो जाएगा। राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन इसमें सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। इसी तरह से जेल के अंदर मुलजिम के विरुद्ध कार्रवाई, थाने के अंदर कार्रवाई, 20 के अंदर जो है डिस्क्राइब की गई है, 24 घंटे के अंदर मुलजिम को थाने से कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक ही मामले में उसके ऊपर दोबारा FIR नहीं होगी, दोबारा वो दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये दो सिद्धांत जो है 21 में आते हैं, 20 में आते हैं। 21 के अंदर जो है जीवन जीने का अधिकार है। इस तरीके से ये जो जीवन है हमारा, जीने का अधिकार है। अगर सारे अधिकार हमें दिए जाए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ऑल राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द आर्टिकल 21, देन ऑल द राइट्स आर यूजलेस, क्योंकि लाइफ ही नहीं तो सब बेकार है। कब्र में सोने की सिल्लियां रख दिया जाए, बिस्कुट रख दिया जाए, बढ़िया बढ़िया भोजन रख दिया जाए, बढ़िया सोने की कब्र बनाई जाए, बढ़िया बिछावा लगाया जाए, किसके पास? किसी काम का कोई अधिकार नहीं है जब तक जीवन ना हो। अगर जीवन सुरक्षित नहीं है तो फिर सारे अधिकार असुरक्षित हैं। जीवन है तो सारे अधिकार हैं। जीवन जीने का हर आर्टिकल 21 में दिए गए। तो इस तरीके से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इस सारे अधिकार बड़े महत्वपूर्ण अधिकार हैं। और उन अधिकारों का वायलेशन यानी उल्लंघन होता है, सरकार करती है, स्टेट करता है, तो आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, किससे मदद मांगेंगे? हैं? विधायक जी से मांगेंगे, पार्षद जी से मांगेंगे, या नेता जी से मांगेंगे, या जो है आप सरकार के पास जाएंगे? कहाँ जाएंगे रेमेडी के लिए? मिलती भी है या नहीं मिलती। इसलिए रेमेडी के लिए एक आर्टिकल भाग 3 में डाल दिया गया 32 कि फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो
भारत का नागरिक यह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिट फाइल कर सकेगा और बताएगा कि हमारे इस अधिकार का उल्लंघन हुआ है, यह अधिकार आप मुझे दिलाइए, मेरे अधिकारों का वायलेशन हुआ है। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को यह अधिकार दे दिया गया है कि अगर भारत देश के अंदर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का वायलेशन होता है और न्यायालय के समक्ष हुआ सुप्रीम कोर्ट में आता है, तो आप उसके अधिकारों को सुनेंगे और उसका हल निकालेंगे कि उसके साथ क्या इनजस्टिस हुआ है। अब सब लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं जा सकते हैं, इसलिए भारत के संविधान के अंदर राज्यों में भी हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट सुनने का अधिकार दिया गया है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंदर व्यक्त किया गया है। मौलिक अधिकार के रूप में जब हम 32 को देखते हैं, तो यह वह अधिकार है जो एक चिकित्सक की तरीके से है कि जो है नाना प्रकार की बीमारियों से जब मरीज ग्रस्त हो जाता है, तो वह अपने प्राण बचाने के लिए एक ही स्थान पे जाता है, वो होता है हॉस्पिटल, यानी चिकित्सक। चिकित्सक उसका उपचार करके उसको दवा दे के ठीक कर देता है, वो फिर से वैसे ही हो जाता है। उसी तरीके से जब भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट उपचार देता है। उसका उपचार कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट को ये दायित्व प्रदान कौन करता है, अधिकार कौन प्रदान करता है? ये आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट इसकी रिट को सुनेगा और उस पर निर्णय करेगा। तो जो है आज जो है आर्टिकल फंडामेंटल राइट से लेकर के का जो बेस ग्राउंड था, सामान्य रूप से जो भाग 3 का बेस था, उसको समझाते हुए मैंने आर्टिकल 32 के संबंध में बताया है सामान्य सी भाषा में, ताकि जो है लोग ये समझ सके कि हमारे किन अधिकारों के लिए हम 32 में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए रिटें फाइल करनी पड़ती है। 5 प्रकार की रिटें हैं। इन रिटों को जो है फाइल करना पड़ता है। तो इसलिए इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। इस तरीके से जो है कई इन 5 रिटों पर जो है चर्चा हम लोग जो है समय समय पे करते रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट फाइल की जाती है, जिसे हाइबस कॉर्पस कहते हैं। परमादेश रिट फाइल की जाती है, जिसे मैंडेमस रिट कहते हैं। प्रतिषेध रिट फाइल की जाती है, जिसे प्रोहिबिशन कहते हैं। उत्प्रेषण रिट फाइल की जाती है, जिसे सेलेरियो रिट कहते हैं। और अधिकार अपेक्षा एक रिट फाइल की जाती है, जिसे को वारंटो रिट कहते हैं। इन 5 रिटों के संबंध में नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से बताया जाएगा। इसमें जो एक मुख्य बात है, तो मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े ने आर्टिकल 32 के संबंध में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में राय याचिकाओं की भरमार है और लोग अपने मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में संबंधित उच्च न्यायालय के पास जाने की बजाय सीधे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर कर रहे हैं, जबकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी इन रिटों को
फाइल किया जा सकता है। अब ये जो निर्णय है माननीय मुख्य न्यायाधीश S A बोबड़े, वो भारत के नागरिकों को यह कहते हैं कि तुम सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा मत हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मुकदमे लगे हैं। अब अपने प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट में जाओ, वहां पे फंडामेंटल राइट्स के लिए क्लेम। तो ये सद्भावना पूर्वक वो इसलिए कह रहे हैं कि जो है न्यायालय में बहुत केसेज हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरे देश के अंदर के सारे केसेस वायलेशन के आएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे हल करे? उसके पास जजेस की संख्या कम है, उसके पास रिसोर्सेस भी कम है। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने क्षेत्र में ही जो है हाई कोर्ट में जाइए, फंडामेंटल राइट्स के मामले को क्लेम करिए। आपको कुछ इसके अंदर भी तो फंडामेंटल राइट्स को क्लेम करने का अधिकार आपको प्राप्त है, एंड इट विल बी इजी। तो अपने ही क्षेत्र में हाई कोर्ट में चले गए। ये उनका सद्भावना पूर्वक जो है दिया गया डिसीजन है, परंतु इसका नकारात्मक पहलू भी साफ साफ देखता है। इसका सद्भावना पूर्वक मैं इस निर्णय के संबंध में जब विश्लेषण करता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि इसका नकारात्मक पहलू भी नजर आता है। इस भारत का संविधान फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का हमें अधिकार देता है, और ये मामूली अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 32 में दिया गया है। और वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि आप लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में आके इतनी याचिका फाइल करते हो कि यहाँ भरमार हो गई है, आप हाई कोर्ट जाओ। इसका मतलब है आप प्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल 32 के अगेंस्ट ही डिसीजन दे रहा है। जब इसका दूसरे पहलू पर हम विचार करते हैं, तो ये संविधान सम्मत डिसीजन नजर नहीं आता। अगर आपके पास न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत भारत देश के नागरिकों की रेटों की भरमार हो गई है, तो यू हैव टू रिपोर्ट टू योर गवर्नमेंट। आप अपनी सरकार को रिपोर्ट करिए कि गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, सुप्रीम कोर्ट का विस्तार करे, जजेस की नियुक्ति करे, ताकि जो है न्यायालय के अंदर की पेंडेंसी को खत्म किया जा सके। ना कि भारत के संविधान के आर्टिकल 32 के अगेंस्ट ही डिसीजन दे दिया जाए कि नहीं, यहाँ पे नहीं आओ वहां जाओ। 3226 में अगर हमारा जो अधिकार है 32 में जाने का, हम 32 में जाना चाहते हैं, आप हमें रोक कैसे सकते? तो ये समय समय पर जो है डिसीजन आते रहते हैं, सद्भावना पूर्वक आते हैं। इसमें दुर्भावना नहीं होती है न्यायाधीश की, वह अपने बुद्धि विवेक से निर्णय करते हैं। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की जो सर्वोच्च पीठ है, उनके निर्णय में संशोधन भी कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय से बंधा नहीं कि एक बार जो निर्णय कर दिया वही रहेगा। वो अपने निर्णय को बदल सकती है, बदलती रहती है समय समय पे। सकारात्मक नकारात्मक निर्णय आते रहते हैं और वो बदलते रहते हैं। तो कल भी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे मौलिक अधिकारों का सजग प्रहरी था, और आज भी सजग प्रहरी है। बस बात समय और हालात की है कि न्यायालय संविधान के अंदर दिए गए इस आर्टिकल को अपनी बुद्धि विवेक से किस दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है। विश्लेषण करने की शक्ति, सोचने की शक्ति, बौद्धिक शक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है, बिंदुओं पर जो निर्भर करता है, एविडेंस पर। ये सारी चीजें हैं, इस पर हम लोग जो है ज्यादा लंबी चर्चा भी नहीं करेंगे।
नेक्स्ट जो है रिटों के संबंध में हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे 32 पर। तो यहीं पे अपनी बात समाप्त करते हैं, समय हो रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर को। और मैं अब आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय एडवोकेट सिद्धांत गौतम साहब जी से निवेदन करूंगा कि आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देने की कृपा करें। आदरणीय एडवोकेट सिद्धांत गौतम साहब। जी सर, एडवोकेट सिद्धांत गौतम साहब नहीं जुड़े लगता है। तो फिर माननीय बीएल बौद्ध साहब जो आज की मीटिंग की अध्यक्षता की जिम्मेदारी निभाए थे, अपनी अध्यक्षीय उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय बीएल का। जी, एक बार फिर सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि आज इस संविधान वाचन में आदरणीय हमारे प्रोफेसर साहब ने आज 32 के अनुच्छेद 32 के संबंध में आज ये बहुत सारी बातें जो इस पूर्व जो हमारे भाग में मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बारे में बड़ी ही विस्तृत और गहराई के साथ हमें जो समझाया है। उन्होंने बताया है कि पहले मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद 12 है, उसमें राज्य की परिभाषा के संबंध में बताया कि राज्य के अंतर्गत केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो या जो हो, ये के जो है परिभाषा के अंतर्गत आती है। उसका उन्होंने बताया कि आवाज चली गई, आवाज चली गई, उसको खोलो माइक को। हाँ, जो अनुच्छेद 13 में बताया है कि जो है राज्य जो है हमारे ऐसा विधि नहीं बनाएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों को हनन करता हो, छीनता हो। तो इस प्रकार से जो है अनुच्छेद 13 जो है हमें बताता है कि राज्य कभी ऐसी जो है विधि या कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मौलिक को छीनता हो। 13 ए में बताया गया है कि संविधान के अनुसार जो है संविधान लागू होने से पूर्व जितनी भी मान्यताएं, प्रथाएं, जो भी रूढ़ियां थी, परंपरा थी, नियम थे, कानून थे, सारे शून्य घोषित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने बताया। दूसरा, उन्होंने मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार के संबंध में उन्होंने अनुच्छेद 14 में व्याख्या करते हुए कहा है कि कानून की दृष्टि से सभी समान होंगे। सभी को शिक्षा होगी, कानून होगा, कानून से अगर कोई नहीं होगा, सबके लिए होगा। चाहे स्थान के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे वो कोई भी दुकान हो, भोजनालय हो, तालाब हो, कुआं हो, कहीं किसी के साथ किसी भी जाति, धर्म, लिंग, भाषा या उसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने 16 में बताया कि राज्य के अधीन जितने भी नियुक्तियां हैं, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। बाकी अनुच्छेद जो है
17 में उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पृश्यता का अंत होगा, कि जो जो कानून है वो कानून के नजरों में कोई किसी के साथ कोई जो है छुआछूत नहीं करेगा, कोई किसी प्रकार से किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो ये हमें जो है अनुच्छेद 17 कहता है। 18 में उन्होंने समझा है कि जो है उपाधियों के अंत के संबंध में, कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर हमें जो है कोई भी जो उपाधि मिलती है वो हमें स्वीकार नहीं की जाएगी। इसी प्रकार से उन्होंने एक अनुच्छेद मौलिक अधिकार, जो स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में उन्होंने बात की है। उन्होंने बताया है कि जो हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो 19 है, इसमें ये कहता है कि जो है हमें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने की स्वतंत्रता है। किसी भी प्रकार से हम कोई भी एक्सप्रेशन करके या इशारों में किसी प्रकार से हम अपनी जो है बात रखते हैं, हमें जो स्वतंत्रता है। तो उन्होंने एक स्पष्ट एक अच्छी बात बताई कि 10 दिसंबर 1948 को अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के जो अधिकार हमें मिले हैं, वो चाहे वो किसी भी देश का हो, भारत देश के लिए सभी लोगों को लिए मिला है, जिसमें बोलने का अधिकार, जो आदमी जो है कभी अपनी भाषण में जो भी कहीं भी बोल सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो अधिकार मिला है। इसी प्रकार से उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से जो है अपना सम्मेलन करने का अधिकार, और हमें जो है यूनियन बनाने का, संघ बनाने का, संगठन बनाने का जो अधिकार जो हमें स्वतंत्रता के अधिकार में दिया गया है। इसी प्रकार से हमें कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार, निवास करने का अधिकार, कहीं भी हमें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने आने का अधिकार, और भारत के किसी भी कोने में हमें निवास करने का अधिकार जो है हमें, ये जो हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये से जो सारे अधिकार हैं हमें जो मिले हुए, यदि इस प्रकार के अधिकारों से कोई हनन होता है, यदि जो छीनता है, तो अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो 6वां जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी न्याय मांग सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर न्यायालय उस पर सुनवाई करेगा, और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम अनुच्छेद 32 जो है इस पर जो है हमारी कार्रवाई करेगा। तो इस प्रकार से आज के जो है वाचन में आदरणीय आरसी धीमान साहब ने बड़े ही सरल शब्दों में, बड़े ही सहज भाव से और बड़ी अच्छी तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है। शायद ये सारी बातें आप लोगों के समझ में आई होंगी, और हमें इन मौलिक अधिकारों को बार बार जो है उसको पढ़ना है, समझना है, क्योंकि हमारे जो मौलिक अधिकार है, जिसकी वजह से हम आज स्वतंत्र जीवन यापन कर रहे हैं, यदि इनका कोई हनन होता है, तो न्यायालय ने भी इसमें प्रभावशाली अम्बेडकर ने ये सारी व्यवस्था हम लोगों की रखी है। तो आज मैं बहुत वो डैमेज हो जाएगी, थोड़ा दूर रखो उसको, दूर रखो, ज्यादा चक्कर मत लगाओ। हाँ, ये सही है, ये ऐसे रखो। धन्यवाद को बहुत बहुत साधुवाद, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत साधुवाद सर, बहुत साधुवाद सर, बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद। अब मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि सभ्य सत्ता के माध्यम से सभी लोग हाथ जोड़ लें और सभ्य सत्ता करने की कृपा करें।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् सर्वे भद्राणि हन्तु सर्वे हन्तु जखेमिनाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् ये वेबिनार में जुड़े हुए सभी को नमो बुधाय, जय भीम, नवरात्रि। जय भीम, नमो बुधाय। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुधाय। सभी को जय जय भीम। भीम।